सभी साथियों को नमस्कार। मैं अशोक यादव। इस समय इतिहास की क्लास चल रही है। उसके अंतर्गत इस समय हम जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें खिलजी वंश का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने खिलजी वंश के विषय में जाना था कि उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके संस्थापक कौन थे, और जो खिलजी क्रांति है वह क्या थी उसके विषय में जाना था। और जो खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, हम लोगों ने उसके विषय में अध्ययन किया था। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। तो यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है वह है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। तो इसमें आपको देखना है कि ये भी टाइमिंग पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि अगर मिलान के लिए प्रश्न दे दे तो यहाँ पे आपको समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है वह 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। अब देखिए अब चलते हैं अलाउद्दीन के नाम की ओर। अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम है, जो मूल नाम इसका है, उसे कहा जाता था अली या अली गुरशा। आपको ध्यान देना है, ये भी प्रश्न बनता है हमेशा कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है, तो उसमें अली भी दे देगा या अली गुरशा भी दे देता है। यही बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था सिरसा में। सिरसा नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था तो 1266 ईस्वी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ वो 1266 ईस्वी में सिरसा में हुआ था। ठीक, अब इसके राज्याभिषेक की बात करते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी। कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी। 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी में रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत खान ए जुलूस में अलाउद्दीन ने राज्याभिषेक किया। अब आपको यहाँ समझना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वह 3 अक्टूबर, आपको डेट बहुत ध्यान देनी है, 3 अक्टूबर 1996 ईस्वी में बलबन ने एक भवन बनवाया था। उस भवन का नाम था लाल भवन। लाल भवन में एक स्थान है, उसका नाम बलबन ने रखा था दौलत खान ए जुलूस। दौलत खाना ए जुलूस, जहाँ पे बलबन रहा करता था, उस स्थान पर एक शासक होता था, उसका नाम था रुकनुद्दीन इब्राहिम। अलाउद्दीन खिलजी वहां पहुंचता है, उसको शासन सत्ता से हटा देता है और वहां खुद बैठ करके दौलत खाना जुलूस में अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अलाउद्दीन ने जो उपाधियां धारण की थी, उपाधियों की चर्चा करते ये भी बहुत पूछा जाता है उपाधियों के बारे में। तो देखिए इसकी जो उपाधियां हैं, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वादिन मोहम्मद शाह खिलजी, बहुत बड़ी उपाधि है, आपको ध्यान देना है। क्या है? अब्दुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वादिन मोहम्मद शाह खिलजी। यह उपाधि किसकी है? यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की। अब देखिए इसकी जो दूसरी उपाधि है, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
ये जो उपाधि है सिकंदर द्वितीय की, यह अगर कहीं इसकी जानकारी मिलती है तो उसने जो सिक्के ढलवाए थे उसी पर यह उपाधियां अंकित हैं। और जो सार्वजनिक रूप से प्रथाएं की जाती प्रार्थना की जाती है वहां पर भी सिकंदर द्वितीय के नाम से पढ़ी जाती थी। अब देखिए इसकी जो अगली उपाधि है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी को एक इतिहासकार है, उनका नाम है स्टेनले लेनपुल। क्या नाम है इनका? स्टेनले लेनपुल। स्टेनले लेनपुल ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त है, ये बात आपको ध्यान देनी है, परीक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किस शासक को कहा जाता है, तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। यह किसने कहा? तो कहा था लेनपुल ने। आगे देखिए, आगे इसकी उपाधि है यामीन उल खिलाफत। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन। ठीक, यह भी इसकी उपाधि है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन, यह उपाधि किस शासक की है? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी की। तो इसे कहा जाता है खलीफा का दायां हाथ या खलीफा का नायब। यह उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। आगे देखिए, आगे इतिहासकार दो आते हैं जिसमें नाम है अमीर खुसरो का और एक इतिहासकार है उनका नाम है ईसामी। ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी की जब तुलना करते हैं, जब उनको समझते हैं तो कहते हैं कि यह एक भाग्यवादी व्यक्ति रहा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान दीजिएगा, अगर स्पेशली पूछ ले कौन से इतिहासकार हैं या कौन विद्वान हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को भाग्यवादी व्यक्ति के रूप में संबोधित किया है, तो उनका नाम है अमीर खुसरो और ईसामी। ठीक है, अब आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का खुतबा गजनी की जामा मस्जिद में पढ़ा गया था। अब आपको ध्यान देना है, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है भारत में, लेकिन उसके नाम का जो खुतबा पढ़ा गया वो पढ़ा गया था गजनी की जामा मस्जिद। जो जामा मस्जिद होती है तो अपने शहर की सबसे बड़ी मस्जिद होती है, इसीलिए उसे जामा मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आगे देखिए, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा है, युग का विजेता नाम दिया है, जनता का चरवाहा कहा है। ठीक है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, इस तमाम प्रकार की उपाधियों से अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को संबोधित किया है। एक बार फिर समझते हैं, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से प्रभावित होता है, उसके कार्यों से प्रभावित होता है, और जब उसकी तुलना करता है अलाउद्दीन खिलजी की अमीर खुसरो, तो कहता है कि यह विश्व का सुल्तान है, और कहता है यह युग का विजेता है। आगे कहता है कि जनता का चरवाहा है। फिर एक और उपाधि देता है, कहता है कि यह पृथ्वी के शासकों का सुल्तान है। इन तमाम बड़ी बड़ी उपाधियों से अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विभूषित किया है। अब देखिए, एक शिलालेख मिलता है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कहाँ से मिला है? जोधपुर स्थित पंडुआ में। जोधपुर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे एक स्थान है पंडुआ, वहाँ से एक संस्कृत शिलालेख मिलता है 1301 ईस्वी में। कब मिलता है? 1301 ईस्वी मिलता है। उसमें लिखा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। यहाँ पे आपको समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण कोट यहाँ पे दिया गया है
जो वक्त उल्लेख हुआ है जोधपुर के पंडुआ के संस्कृत शिलालेख में, जो कि 1301 ईस्वी में लिखा गया था। उसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। यही प्रश्न बनेगा कि कौन सा शिलालेख है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। तो वह है जोधपुर में स्थित पंडुआ में। अब यहाँ पे भी प्रश्न पूछ लेगा कि जोधपुर में स्थित पंडुआ जो शिलालेख है वह किस भाषा में लिखा गया है। तो लिखा गया संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि इसमें जो इसी में संस्कृत जो शिलालेख है पंडुआ के स्थित, इसमें अलाउद्दीन खिलजी को योगिनीपुरा अर्थात दिल्ली का शासक बताया गया है। ठीक है, अब एक इतिहासकार आते हैं ककसूरी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ककसूरी। ये कहते हैं कि अलाउद्दीन द्वारा जीते गए किलों की गणना कौन कर सकता है। अब इसमें देखिए एक इतिहासकार आते हैं डॉक्टर यश राय। डॉक्टर यश राय कहते हैं एक महान मुसलमान शासन प्रबंध मानते हैं। ठीक, इन जो इतिहासकार हैं इसके कार्यों की जो तुलना करते हैं तो इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। तो इन तमाम प्रकार से अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें, वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य एवं मुस्लिम शासन की शुरुआत इसी से मानते हैं। ये जो डॉक्टर यश राय हैं इनका मानना है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार जो हुआ और मुस्लिम शासन की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो वह हुई थी अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि वह एक महान शासक प्रबंधक था। ठीक, अब इसमें एक इतिहासकार आते हैं, उनका नाम है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब कहते हैं, अब देखिए इन्होंने कहा है मोहम्मद हबीब साहब ने कि मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए जितने वक्तव्य हम बता रहे हैं आपको ध्यान देना है। एक एक चीज जो वक्तव्य है जो कथन है इन सबको आपको समझना है। अब आगे देखिए, आगे मोहम्मद हबीब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार पर टिप्पणी में अमीर खुसरो के यशगान वाली पंक्तियों को पलट कर रख दिया और फिर देखी तूने धरती पर हड्डियां। यह बात किसने कही है? यह बात कही है मोहम्मद हबीब ने, क्योंकि हबीब अब जो बात कहते हैं इसे आपको समझना होगा। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार पर टिप्पणी में अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी का बखान करता है, यशगान करता है, उन बातों को मोहम्मद हबीब पलट कर देखते हैं। वो देखते हैं कि और कहते हैं कि और फिर देखी तूने धरती पर हड्डियां। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलिए। यस आर शर्मा महोदय ने कहा वह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था। अब आर्य शर्मा के बाद नाम आता है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बताते हैं कि अलाउद्दीन को भारत का पहला तुर्की सम्राट मानते हुए उसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क से करते हैं। फिर अब देखिए, अब नाम आता है इतिहासकार में बुलजले हेक का। अब ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ सल्तनत का साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। ठीक है, बुलजले हेक ने कहा कि अगर दिल्ली साम्राज्य का या दिल्ली सल्तनत का अगर साम्राज्यवाद कहीं से प्रारंभ होता है, 'तो वह शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी से।
अब यहाँ पे एक इतिहासकार और आते हैं जिनका नाम है स्मिथ। क्या नाम देखिए, उनका नाम है स्मिथ। स्मिथ कहते हैं अलाउद्दीन का जो शासन काल है वह लज्जा पूर्ण था। ठीक इस तरीके से तमाम प्रकार के जो इतिहासकार हैं अपने अपने अनुसार उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए चलते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है अब देखिए यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। तो अलाउद्दीन कौन था? तो यहाँ पे बताया गया जो अलाउद्दीन है वह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का पहली बार भतीजा था, बाद में अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया तो वह उसका दामाद भी हो गया था। ठीक है, इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। ठीक है, उसने अपने चाचा एवं पिता शिहाबुद्दीन के साथ अनेक वर्षों तक बलबन की सेवा की। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर-ए-तुजुक जो पद होता है यह होता है समारोहों का स्वामी। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि समारोहों का स्वामी तो जो पद है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता था अमीर-ए-तुजुक। इस पद पर जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को यह पद प्रदान किया। अब देखिए, मलिक छज्जू का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया था। जो मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था किसने दबाया था? तो दबाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिससे 1291 ईस्वी में उसे कड़ा का सूबेदार बना दिया गया। अब आपको समझना है 1291 ईस्वी में एक कड़ा मानिक जो कड़ा नामक क्षेत्र है वहां पे एक सूबेदार था जिसका नाम था मलिक छज्जू। वह विद्रोह कर देता है। जब विद्रोह कर देता है तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को। और जब वहां पे अलाउद्दीन जाता है उस विद्रोह को दबा देता है तो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का सूबेदार घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अलाउद्दीन को पढ़ने लिखने का समय ही नहीं मिला, इसलिए बर्नी कहता है कि वह अशिक्षित था। ठीक है, अब आगे देखिए, वही फरिश्ता एक इतिहासकार ने फरिश्ता वो अपना विचार व्यक्त करते हैं कि सुल्तान बनने के पश्चात उसने व्यक्तिगत रूप से पढ़ना प्रारंभ किया और फारसी सीखा। खुद अलाउद्दीन का कहना है, अलाउद्दीन कहता है कि यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, नहीं कभी रोजे रखता हूँ और न कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई बार प्रश्न बना है कि यह कथन किसका है या किस दिल्ली सल्तनत के शासक है। वो कथन कौन सा है कि यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, न ही कभी रोजे रखता हूँ और न ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। यह कथन किस दिल्ली सल्तनत के शासक का है? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी की। अब आगे देखिए, अलाउद्दीन को इस बात पर गर्व था कि यद्यपि उसे किताबी ज्ञान नहीं था, किंतु उसने एक ऐसे विद्यालय में शिक्षा पाई थी जिसका वास्तविक महत्व है, अर्थात अनुभव की पाठशाला। ठीक है, अब आगे देखिए, उसका जो पारिवारिक जीवन था वह काफी कलहपूर्ण था, अर्थात जिस परिवार में था वो वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सब तमाम प्रकार की बातें होती थी। तो वह उसी परिवार में ढला था।
अब देखिए, वह अपनी सास, उनकी सास का नाम था मलिका ए जहां, एवं पत्नी के व्यवहार से दुखी था। भैया पत्नी के व्यवहार से तो हर कोई दुखी है, तो अलाउद्दीन खिलजी भी पत्नी के व्यवहार से काफी दुखी था। ठीक है, पत्नी के व्यवहार से भी दुखी था और अपने सास के व्यवहार से भी दुखी था। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो अलाउद्दीन का जो पारिवारिक जीवन था वह काफी कलहपूर्ण था। अब आगे देखिए कि महरू अलाउद्दीन की दूसरी पत्नी थी। यह उसकी प्रिय पत्नी भी थी। आपको ध्यान देना है, अगर अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के विषय में पूछा जाए, नाम पूछा जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था महरू। आपको ध्यान देना है, अलाउद्दीन खिलजी की दूसरी पत्नी का क्या नाम है, उसका नाम है महरू। अगर उसकी सास का नाम पूछा जाए, मैं पूछ ली, परीक्षा में कुछ भी टपका सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसका नाम है मलिका ए जहां। ठीक है, अब आगे देखिए, उसकी सास ने जलालुद्दीन की मृत्यु के पश्चात अपने छोटे पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली में सुल्तान बनवा दिया। अब आगे देखिए, उसके इसी व्यवहार के कारण जलालुद्दीन का योग पुत्र अरकली खां मुल्तान में नहीं आया। रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटा करके अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन बैठा। ठीक है, जब फिर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी मर जाता है तो उसकी जो पत्नी है मलिका ए जहां, तो उसका जो सबसे छोटा पुत्र है तो रुकनुद्दीन इब्राहिम को, जो मलिका ए जहां है, जो जलालुद्दीन की पत्नी है, उसने रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली के जो पद है सुल्तान का उस पर बैठा देता है। जो बैठा देती है उसे, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता, अलाउद्दीन खिलजी जब वहां आता है तो उसे पद से हटा करके खुद अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है। इसकी चर्चा हमने पीछे की है कि जो बलबन द्वारा बनवाया गया महल था उसी में अपने आप को सम्राट घोषित करता है। अब आगे देखिए, अलाउद्दीन ने जलाली परिवार के सभी सदस्यों को मारने हेतु उलुग खां एवं जफर खां को मुल्तान भेजा। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता, जब शासक बन गया, वो दो लोगों को बुलाता है। इसमें नाम एक आता है उलुग खां का, दूसरा नाम है जफर खां। उन दोनों को बुला के कहता कि आप लोग जाइए मुल्तान और जलाली परिवार से संबंधित जितने सदस्य सबको मार दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या होता है कि जलालुद्दीन परिवार के सदस्यों ने शेख बहाउद्दीन जकारिया के पौत्र शेख रुकनुद्दीन की मध्यस्थता का सहारा लिया। शेख ने उसकी जीवन रक्षा का वचन प्राप्त कर लिया, परंतु इस वचन को निभाया नहीं। तो इस तरीके से तमाम बातें थी। आगे देखिए, सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने अलमास बेग को उलुग खां, नसरत जलेसरी को नसरत खां, मलिक यूसुफ को हिजबुद्दीन को जफर खां एवं संजर को आलप खां की उपाधि दी। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ध्यान देनी है। अब कुछ आपको यहाँ पे समझ के ट्रिक अपना करके थोड़ा समझना है कि कौन सा तरीका अपनाएं जिससे जो तमाम प्रकार की उपाधियां अलाउद्दीन खिलजी ने तमाम लोगों को प्रदान की है वो याद कैसे हो। यहाँ पे देखिए, अलमास बेग में एक ला आ रहा है और उलुग खां में भी ला आ रहा है। ठीक, तो अलमास बेग, उलुग खां, ठीक, और नसरत
जलेसरी, नसरत के आगे नसरत खां जोड़ देता है, ठीक है, यह उपाधि है। अब मलिक यूसुफ, यूसुफ हिजबुद्दीन को जफर खां, देखिए उसमें भी जा है और जफर, हिजबुद्दीन में भी जफर है और ज है और जफर में भी जा है, इसीलिए मलिक यूसुफ हिजबुद्दीन को जफर खां की उपाधि देता है। अब देखिए संजर को आलप खां, थोड़ा आपको समझना है, संजर भी 3 शब्द का है और 3 अक्षर का है और 3 अक्षर का आलप खां भी है, आलप भी, इसीलिए आपको यहाँ पे समझना है। अब आगे चलिए, यद्यप अलाउद्दीन खिलजी को 4 खान कहलाए, जिन्हें वह पैगंबर मोहम्मद शाह के 4 साथियों या खलीफाओं के समान मानता है, ठीक है। इन तमाम प्रकार के जो लोग हैं, अलाउद्दीन खिलजी इन्हें खलीफाओं के समान मानता था, ठीक। इधर देखिए, जफर खां जिसे बर्नी ने युग का रुस्तम कहा, ध्यान दीजिएगा कि बर्नी जो इतिहासकार है, जो जफर खान है, जफर खान अर्थात मलिक यूसुफ हिजबुद्दीन, इसे बर्नी कहता है कि यह युग का रुस्तम था। अब देखिए, मीर ए अर्ज बनाया जो पद है, उसे मीर ए अर्ज पद पर बैठा दिया। आगे देखिए, पुराने सरदारों को उनके पदों पर उसने बहाल कर रखा था, जैसे ख्वाजा खतीर को उसके वजीर के पद पर बने रहने दिया गया। शासन काल के दूसरे वर्ष नुसरत खां को वजीर नियुक्त किया गया। वर्णी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों को 3 क्रमिक वर्गों में विभाजित किया गया है। अब आपको यहाँ समझना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो जो पद पर था उन लोगों को उनके पद पर बना रहने दिया। हाँ, कुछ दिन बाद चल के उनको हटा करके अपने अनुसार लोगों को शासक अनेक पदों पर नियुक्त किया, ठीक। अब चलते हैं, देखिए आगे देखते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह हुए थे तो उसकी चर्चा हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में होने वाले विद्रोह, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला विद्रोह यहाँ पे हुआ था वह हुआ था नवीन मुसलमानों अर्थात मंगोलों का विद्रोह। तो पिछली क्लास में हमने बताया था जो मंगोल थे जब वो इस्लाम धर्म धारण कर लेते हैं तो वही नवीन मुसलमान कहलाते थे, ठीक है। यही नवीन मुसलमान सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्रोह कर बैठते हैं। तो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में होने वाला यह पहला विद्रोह था। यह विद्रोह कब हुआ? 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में नवीन मुसलमानों ने गुजरात की लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर के विद्रोह कर दिया, ठीक। अब विद्रोह क्यों हुआ? विद्रोह इसलिए हुआ कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जो लोग थे वो गुजरात पर हमला करते हैं। गुजरात पर जब हमला करते हैं तो वहां से जो लूट होती है, जो वहां से सामान ये लोग लूटते हैं, ये जो मंगोल थे नवीन मुसलमान कहते हैं कि इसमें भी हमें हिस्सा दीजिए। इसी बात को लेकर के ये लोग विद्रोह कर देते हैं। और जब विद्रोह कर दिया जब लूट की बात को लेकर के नवीन मुसलमानों या जो मंगोल विद्रोह थे जब विद्रोह कर देते हैं, जो नसरत खान है या नसरत जलेसरी था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने नसरत खान की उपाधि थी, वह इन विद्रोहों को दबा देता है, ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी इन विद्रोहियों के साथ साथ
इनके बीवी बच्चों को भी कठोर सजा दी। ध्यान दीजिएगा, ये जो विद्रोह किए थे अलाउद्दीन खिलजी जब इस विद्रोह को दबवा देता है, एक कठोर कदम उठाता है और कहता है कि ये जो विद्रोही हैं इनको तो आप सजा दीजिए, अब इनके बीवी बच्चों को भी मत छोड़िए, इनको भी कठोर सजा दीजिए। इसी बात को लेकर के बर्नी कहता है कि यह एक नई परंपरा शुरू हो गई। ठीक, आगे बर्नी कहता है कि फिरऔन, ये जो फिरऔन है यह मिस्र के शासक के रूप में जानते थे। तो फिरऔन जितना निरपराध रक्त बहाने के लिए दोषी ठहरा गया था, उससे भी अधिक निरपराध रक्त अलाउद्दीन खिलजी ने बहाया था। अर्थात जो बर्नी है, अलाउद्दीन खिलजी के रक्त जो लोगों की हत्या की गई थी, या रक्त जो निरपराध लोग थे जब उनकी हत्या की गई, इसकी तुलना बर्नी करता है मिस्र का एक शासक था फिरऔन, उससे तुलना करते हुए कहता है कि जितना निरपराध लोगों का रक्त बहाने का दोषी फिरऔन है, उससे अधिक अगर कोई अपराधी है निरपराधों का रक्त बहाने का, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अब देखिए जो दूसरा विद्रोह है, जो दूसरा विद्रोह है वह है आकत खान का विद्रोह। आकत खान का जो विद्रोह है यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का दूसरा विद्रोह है। ठीक है, वह अलाउद्दीन का भतीजा एवं किलेदार था। यह आकत खान कौन था? यह आकत खान था अलाउद्दीन का भतीजा था और वह किलेदार था। रणथंभौर अभियान के समय 1301 ईस्वी में उसने धोखे से अलाउद्दीन के ऊपर हमला कर देता। आपको यहाँ समझना है कि बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था, तो किया था 1301 ईस्वी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसी आक्रमण के समय उसका जो भतीजा था या किलेदार था जिसका नाम था आकत खां, वह अलाउद्दीन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब हमला कर देता है तो अलाउद्दीन खिलजी घायल हो जाता है। अब जब घायल हुआ तो वह मरने का नाटक कर देता है। जब मरने का नाटक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी, तो जो आकत खान है वह समझा कि अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है और वह जो आकत खान है अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है, वह अलाउद्दीन के हरम पर अधिकार करने दिल्ली की ओर चल दिया। भाई, जब अलाउद्दीन खिलजी को समझा कि ये मर गया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, सबसे पहले अगर कहीं भी अधिकार करना चाहा तो अलाउद्दीन खिलजी का जो हरम है, अब हरम क्या था? जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की रानियां रहा करती थी, दासियां रहा करती थी, वही हरम कहलाता था। तो उसी हरम पर सबसे पहले आकत खां अधिकार करने के लिए रणथंभौर से चल दिया दिल्ली। ठीक है, परंतु हरम के प्रभारी का नाम था मलिक दीनार। अब मलिक दीनार क्या करता है? यह आकत खां को मार देता है। जब आकत खां पहुंचता है दिल्ली, वो जो उसका हरम था वहां पे जब उसको अपने कब्जे में लेना चाहा सबको, उसका प्रभारी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक दीनार को। वह आकत खां को मार गिराता है। ठीक है, अब आगे समझिए, ये तो रहा दूसरा विद्रोह। अब बात करते हैं तीसरे विद्रोह की। जो तीसरा विद्रोह है वह किया था अलाउद्दीन के भांजे उमर, अब इसे बनाया गया था बदायूं का इक्तादार। ठीक है, और दूसरा था मुंगू खां जो अवध का इक्तादार था, ने किया, जिससे आसानी से दबा दिया गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के जो खिलाफ विद्रोह हुए, उसमें तो 2 विद्रोह जो हुए, दूसरा और तीसरा तो उसके घर वाले ही किए थे, जिसको कहीं न कहीं पद पे आसीन किया था। तो पहला जैसे हमने बताया, जो दूसरा विद्रोह है उसका भतीजा था आकत खां, वह हमला किया उसके ऊपर, मरा जान करके छोड़ के चला गया था। जो तीसरा विद्रोह हुआ था वह किया था अलाउद्दीन खिलजी का जो भांजा है, वह किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने भांजे को बदायूं का इक़्तिदार बनाया था। अब एक दूसरा इक़्तिदार उसने बनाया था अवध का, जिसका नाम था मुंगो खां। ठीक है, ये लोग अब विद्रोह करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो बिना किसी परेशानी के इन दोनों विद्रोहों को अलाउद्दीन खिलजी दबा देता है। अब देखिए, जो चौथा विद्रोह है वह है दिल्ली में। एक चौथा विद्रोह जो इनका है वह दिल्ली में हुआ। किसने किया था? हाजी मौला ने किया था। अब आपको ध्यान में, जो हाजी मौला है इल्तुतमिश के एक वंशज अलवी शाहजहां को सुल्तान बनाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को मरवा दिया। ध्यान देना है, अलाउद्दीन खिलजी जो है हाजी मौला को मरवा देता है। अभी हाजी मौला क्या किया? हाजी मौला चाह रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी की जगह पर हम उसके भांजे, जो उसका वंशज है, उससे ही संबंधित एक नाम था अलवी शाहजहां, जिसको हाजी मौला शासक बनाना चाहता। इसी बात को लेकर के कि जो हाजी मौला विद्रोह करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी हाजी मौला को निपटवा देता है और जो अलवी थे शाहजहां को भी मरवा देता है। अर्थात हाजी मौला खुद तो गए ही, अलवी शाहजहां को भी अपने साथ परमात्मा के पास लेके चले गए। अब आगे देखिए, अलाउद्दीन ने इस्माइल बोहराओ, जिन्हें बरनी ने इब्राहतियान अर्थात व्यभिचारी कहता है, इसको 1311 ईस्वी में दंडित किया गया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने विद्रोह के मूल कारणों की खोज कर उसका निदान किया था। आपको ध्यान देना है कि अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में है जो बार बार हो रहे विद्रोहों को की जांच करवाई कि बार बार विद्रोह हो क्यों रहे हैं। जब उसने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि विद्रोह का कारण क्या है, मूल रीजन क्या है, और जब उसे समझ लिया तो उसका निदान भी कर दिया। निदान की बात आई तो उसने 4 नए प्रशासनिक नियम या अध्यादेश जिसे कहा जाता उसे पारित करवा दिया। जो अध्यादेश पारित करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहों को दबाने के लिए, जिसे कहा गया निरोधी नियमों की संहिता। क्या कहा गया? निरोधी नियमों की संहिता। ये जो चारों नियम है ये निम्नलिखित हैं। अब आगे देखिए, ये चारों कौन से हैं? अब देखिए, इसमें पहला जो है, पहला, अब इसकी जो चारों नियम इसने बनाए ये भी आपको समझना है। नेट और हायर में बड़े प्रश्न के रूप में पूछ लिए जाते हैं। जो कारण का प्रश्न बनता है, कथन कारण का, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, और जो 60 प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न बनते टीजीटी और प्रवक्ता में, वहां भी समझना है कि देखिए, जो पहली संहिता इसने जारी की उसमें नियम बनाया कि सबसे पहले व्यक्तिगत संपत्ति जो लोगों की उस पर अटैक करता है। अब व्यक्तिगत संपत्ति पर किस तरीके से आक्रमण करता है? वह कहता है कि उसने दान में दी गई भूमि, उपहार,
पेंशन, इनाम, वक्फ, इन सभी को वह छीन लेता है। तो वह कहता है कि अगर आपको दान में कोई जमीन दी गई है, उसे हम वापस ले लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उपहार में कोई धन दिया गया है, उसको छीन लिया। अगर किसी व्यक्ति को पेंशन दी जा रही है, उसे छीन लेता है। इनाम दिया जाता है, उसे छीन लेता है। जो वक्फ की जमीन, जो धार्मिक रूप से जमीन दी गई थी, उन सभी को छीन लेता। करता क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि जब लोगों के पास पैसा होगा तभी लोग खुरापात करेंगे, तभी लोग विद्रोह के लिए उतारू हो जाते हैं। का पहले इसे कमजोर कर दीजिए, उसके बाद जो करना है करिए। ठीक इसी बात को लेकर के बर्नी कहता है कि दिल्ली में मालिकों, हिंदू मुल्तानी व्यापारियों एवं अमीरों के अतिरिक्त अन्य घरों में सोना नाम मात्र के लिए रह गया। यह नियम बहुत कठोरता से लागू किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने सभी लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति को छीन लिया, जिसमें जो जमीन थी, उपहार था, पेंशन जो थी, इनाम, वक्त जो सब था, सबको जब छीन लेता है, उसी बात को लेकर बर्नी कहता है कि जो दिल्ली के मालिक थे, जो हिंदू मुल्तानी व्यापारी थे, जो अमीर थे, इन लोगों को छोड़ दीजिए और किसी के घर में जो सोना होता है वह नाम मात्र के रूप में रह पाया था। आगे देखिए, अलाउद्दीन ने 2 कर लगाया। आपको समझना है, यहाँ पे अलाउद्दीन ने जो कुछ प्रमुख कर लगाए थे, नवीन कर, आपको वहां ध्यान देना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अलाउद्दीन ने एक चरी कर लगाया, दूसरा करी कर लगाया और घरी कर लगाया। ठीक है, यहाँ पे चरी और घरी कर, जो करी कर लगाया अलाउद्दीन खिलजी, यह एक नवीन प्रकार का कर था। अब देखिए, जो चरी कर है, यह पशु की चराई पर लगाया गया कर, और जो दूसरा कर है, यह करी एवं घरी कर अर्थात गृह कर। यह पहली बार दिल्ली सल्तनत में कर लगाया गया था। अर्थात जब व्यक्ति पशुओं को चराने के लिए लेके जाते थे, उन पशुओं को चराने पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लगा दिया। ठीक, अब जो दूसरा नवीन कर लगाया, जो लोग घर बनाए थे, इन घरों पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने गृह कर अर्थात होम टैक्स या हाउस टैक्स लगा दिया। ये दोनों कर दिल्ली सल्तनत में नए कर के रूप में सामने आए। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना है द्वितीय प्रकार का जो अध्यादेश उसने लाया, दूसरा अध्यादेश। ठीक, द्वितीय अध्यादेश से साम्राज्य में गुप्तचरों का, जो गुप्तचर थे, उनका जाल बिछा दिया। पहले तो सबसे पैसा छीन लिया, तो तमाम प्रकार के सबके पास जिस तरीके से पैसा जाता था, उस स्रोत को बंद कर दिया, लोगों को गरीब बना दिया। ठीक, और 2 प्रकार की जो महत्वपूर्ण टैक्स हैं, घरी और करी और चरी कर, इसको लगा करके सबको दबा दिया। उसके बाद क्या करता अलाउद्दीन खिलजी? करता है कि जो गुप्तचर विभाग है, इसको काफी मजबूत बनाता है। मजबूत बनाने का अर्थ यह हुआ कि पूरे साम्राज्य में जो गुप्तचर विभाग है, पूरी तरीके से जाल बिछा दिया। अगर कोई कहीं साम्राज्य में किसी भी तरीके से कुछ भी गलत काम करता है, उसकी सूचना तुरंत किसको मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की। अब देखिए, यहाँ पे वरीद, जो वरीद है, मुनहियन है या मुनहिस कहा जिसे जाता है, इन सभी को लोगों की नियुक्ति उसने की। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गुप्तचरों से संबंधित कौन सा शब्द है, तो वह वरीद होता है। ठीक है, तो वरीद जो होता था, यह कहा जाता था जासूसों का प्रमुख।
जो गुप्तचर विभाग होता था उसका प्रमुख किससे बनाया गया? वरीद को बनाया गया। और जो मुनहिस होते हैं या मुनहिस होते हैं इन्हें कहा गया जासूस। इसकी नियुक्ति कौन किया? इसकी नियुक्ति किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अब देखिए जब गुप्तचर व्यवस्था को काफी तगड़ी बना दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, इसी बात को लेकर के बर्नी कहता है कि इनके डर से सरदारों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। ये लोग संकेतों में अपने विचार प्रकट करते थे। भाई जब हर तरीके से जासूस आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, जो दरबार के सरदार ही थे वो भी डरने लगे। वो आपस में बातचीत भी करना बंद कर दिए कि अगर हम बातचीत करेंगे किसी भी तरीके से जो गुप्तचर सुन लेंगे और बात जा करके अलाउद्दीन खिलजी को बता देंगे तो हमारे ऊपर जो राजा है क्रोधित हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा प्रतिबंध इसने लगाया, जो नियम बनाया, वह नियम था जो शराब होती थी, भांग था, पासा, जुआ आदि के निषेध से संबंधित तीसरा अध्यादेश था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि हमें अलाउद्दीन खिलजी शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया, भांग खाना बंद करवा दिया, जो पाशा का खेल जुआ होता था, इन तमाम प्रकार की जो बातें थी उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि जहां शराब बिकती है लोग शराब पीते हैं, शराब पीने के चक्कर में सरकार के खिलाफ या शासक के खिलाफ विद्रोह करने की बात सोचते होंगे। इन तमाम स्थानों पर पूरी तरीके से निषेध कर दिया, अर्थात यह इसका तीसरा अध्यादेश था। ठीक है, अब आगे देखिए इसी बात को लेकर अमीर खुसरो कहते हैं कि सुल्तान ने आज्ञा दी थी कि शराब जो अंगूर की बेटी है, शक्कर की बहन है एवं सब बुराइयों की माँ है, उसकी सब बुराइयों सहित सुधार किया जाए, जिसके फलस्वरूप शराब ने नमक के समान प्रति शपथ ली कि वह सदैव सिरके के रूप में रहेगी। यह बात किसने कही? यह बात कही थी अमीर खुसरो ने। ठीक, आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की ही तरह स्वयं मदिरा पान त्याग दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी तमाम प्रकार की जो नशेड़ी चीजें थी इस पर पूरी तरीके से अध्यादेश ला करके जो तीसरा अध्यादेश है प्रतिबंध लगा दिया, तो क्या करता है भाई, जब सबको पीने से रोक रहा है सुल्तान, तो उसने खुद भी शराब पीना छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना है अलाउद्दीन खिलजी जो यह शराब, भांग, गांजा, पासा, जुआ खेलने की बात, रोकने की बात की, यह इसका जो उद्देश्य था यह उसका उद्देश्य राजनीतिक था, न कि धार्मिक था। ठीक है, अब आगे देखिए उसने घोषणा की कि कोई व्यक्ति शराब न पिए, न बेचे, न उसके निकट जाए। बदायूं गेट के पास सूखे कुएं खुदवाया जिसमें मदिरा पान करने वाले को फेंक दिया जाता था। अलाउद्दीन क्या किया, एक कुआं खुदवाया। वह कुआं कहाँ खुदवाया? बदायूं की गेट पर। हाँ, वह जो कुआं था उसमें पानी नहीं होता था, जो सूखा कुआं था। अब क्या किया, जो शराब पीने वाले लोग थे, जो मदिरा पीने वाले लोग थे, अगर पता चला कि शराब मदिरा पी रहा है तो उठा करके उसे उसी सूखे कुएं में फेंकवा देता था। ठीक, अब देखिए स्थान का नाम दिया है गयासपुर,
इंद्रपत और कैलखुरी, जो कैलूगढ़ी है, यहाँ कहीं भी शराब नहीं मिलती थी, लेकिन लोगों ने अपने घरों में शक्कर से शराब बनाना शुरू कर दिया और उसे ऊंचे दामों पर बेचने लगे। अतः बाद में मद्य निषेध में कुछ नियम परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से जो तमाम प्रकार की बातें इससे संबंधित थी। ठीक है, ये जो 3 नियम उसने लागू किए। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए, इसका जो चौथा, अब इसमें आगे देखिए लिखा है कि अलाउद्दीन ने काजी के सम्मुख स्वीकार किया कि मद्य निषेध में सफलता नहीं मिली। एक बार तो उसने मदिरा पान करने वाले काजी को भी दंडित कर दिया था। ठीक, अब देखिए इसने चौथा जो अध्यादेश लाया अलाउद्दीन खिलजी ने, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए चौथा जो अध्यादेश है वह सरदारों के सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा गया कि अब से वैवाहिक संबंधों का निर्धारण सुल्तान करेगा। इस नियम को इतनी कठोरता से लागू किया गया कि भोज तथा अतिथि सत्कार की प्रथा बिल्कुल बंद हो गई। आगे फरिश्ता कहते हैं कि लोगों को इस हेतु लिखित प्रार्थना पत्र सैयद खां वजीर से को देना होता था, वहीं से अनुमति प्राप्त करते थे। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब थोड़ा इसमें एक चीज और आपको ऐड कर दें, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। ठीक, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसे समझ लेते हैं। इसमें देखिए जो पहला बिंदु है वह है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां उस युग का रुस्तम कहलाता था। यही आपको समझना, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति है जिसे युग का रुस्तम कहा जाता था, तो वह था जफर खान। ठीक, अब क्यों कहा जाता था इसे समझिए। इससे मंगोल इतने डरते थे, तो जो मंगोल थे कहा करते थे कि हमारे घोड़ों ने जफर को देख लिया, इसीलिए पानी पीने से इनकार कर दिया। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हमारे मंगोल किसके डर से कहा करते थे, हमारे घोड़ों ने देख करके पानी पीना बंद कर दिया, तो उसका नाम है जफर खान। जफर खान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अब दूसरा बिंदु यहाँ पे देखिए, दूसरा है डॉक्टर यशराय महोदय ने कहा था कि बाजार व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन ने संपूर्ण देश का खून निचोड़कर दिल्ली का पेट भरा। कोट है, कथन है, आपको समझना है। तीसरा देखिए बात है कि मलिक नायक नामक हिंदू अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था जिसने मंगोलों को हराया था। ये भी प्रश्न बनता है कि मलिक नायक जो एक हिंदू है किसके दरबार में किस सेना में था, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक, आगे जो चौथा बिंदु यहाँ पे देखिए, सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में, वही हाजी मौला अलाउद्दीन खिलजी के समय में विद्रोह हुआ। आपको यहाँ समझना, सीदी मौला का जो विद्रोह हुआ वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में हुआ था, और जो हाजी मौला का विद्रोह हुआ या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए
हाँ, अब देखिए यहाँ पे बात आती है मंगोल आक्रमण की। किसकी? मंगोल आक्रमण, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण हुए थे, अब उसकी हम चर्चा करते हैं। अब आपको एक एक चीज ध्यान देना है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, वो कब हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक, इसी बात को लेकर के इतिहासकार जो मत है वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुल 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक, उसके शासनकाल में मंगोल खतरा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अर्थात आपको समझना है, सबसे ज्यादा अगर मंगोल आक्रमणकारियों को कोई सामना किया वह था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अभी हमने पीछे देखा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति जफर खां था वह पूरी तरीके से सफलतापूर्वक मंगोलों के आक्रमण को हमेशा विफल किया, इसीलिए मंगोलों से डरा करते थे। ठीक, अब देखिए अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध की नीति पर आधारित अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। यहाँ पे आपको समझना ये भी प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति किस नीति का प्रयोग किया? तो वह नीति थी रक्त एवं युद्ध पर आधारित एक नीति थी जिसका नाम था अग्रगामी नीति। उसी का फॉलो मंगोलों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे लिखा है ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी समय मंगोलों का एक शासक था दवा खां। जो दवा खां था अफगानिस्तान को रौंदते हुए बाद में रावी नदी तक पहुंच गया और अपनी शासन सत्ता का विस्तार कर लिया उसने। ठीक है, सबसे पहले दवा खां ने दिल्ली विजय की नीति अपनाई और अपने पुत्रों को भारत पर आक्रमण करने हेतु भेज दिया। मंगोलों की दिल्ली विजय की नीति 1306 ईस्वी में दवा खां के मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती। अर्थात जो दिल्ली विजय की नीति मंगोलों ने बनाई थी सबसे पहले 1306 ईस्वी में, वह कौन बनाया था? दवा खां, जो मंगोल आक्रमणकारी है वह बनाया था। लेकिन जैसे वो 1306 ईस्वी में मरा वहीं पे उसकी नीति समाप्त हो जाती है। ठीक, आगे देखिए, आगे है कादर खां। क्या नाम है? कादर खां। अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला मंगोल आक्रमणकारी था कादर खां, जो 1298 ईस्वी में आया था, जिसे जफर खां और उलुग खां ने सतलज नदी पर जारर मंजूर युद्ध में हरा दिया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए, ठीक, अब इसकी अगर शुरुआत की बात की जाए तो पहला जो आक्रमण हुआ था वो 1298 ईस्वी से शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है 1296 ईस्वी में, अर्थात 2 साल बाद इन मंगोल आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर विजय प्राप्त करने की नीति शुरू की। तो उसमें पहला जो आक्रमण उसने किया था उसका नेतृत्व करता था कादर खान। कादर खान नाम का जो मंगोल आक्रमणकारी है वह अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर पहली बार हमला करता है। कब करता है? 1298 ईस्वी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे जफर खां और उलुग खां, इन दोनों ने बहादुरी से सामना किया और सतलज नदी के जो तट है वहां पे एक युद्ध हुआ जिसका नाम था जारन मंजूर युद्ध। इसी युद्ध में जफर खां उलुग खां ने मंगोल आक्रमणकारी कादर खान को हरा देता है और वह वहां से भाग जाता है। ठीक, अब आगे देखिए जो दूसरा विद्रोह है
दूसरा हमला होता है मंगोलों का, वह है सल्दी का। जो सल्दी है, दूसरा विद्रोह मंगोल जो हमला हुआ 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में सल्दी जो थे मंगोल आक्रमणकारी, उसके नेतृत्व में हमला होता है। इसको भी जफर खां हरा देता है और सल्दी को बंदी बना करके जंजीर में बांध लेता है और लाकर दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के सामने खड़ा कर देता है। ठीक, अब आगे देखिए। अब जो तीसरा विद्रोह है, अब उसको समझना है। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोलों का हुआ, वह हुआ था कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। ठीक, कुतलुक ख्वाजा जो मंगोल आक्रमणकारी है, उसके समय वह दिल्ली पर हमला करता है। ठीक है, तृतीय मंगोल हमला 1299 ईस्वी के अंत में दवा खां के जो पुत्र था कुतलुक ख्वाजा, वह करता है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि कुतलुग ने 2 लाख की सेना के साथ यह आक्रमण लूट मार के उद्देश्य से न कर भारत या दिल्ली पर विजय करने के उद्देश्य से किया था। ठीक है, देखिए जो कुतलुक ख्वाजा है, जो दवा खां का पुत्र था कुतलुक ख्वाजा, यह क्या किया 1299 ईस्वी पर इसलिए दिल्ली पर हमला किया। वह यह सोच कर आया था हम लूटपाट नहीं करेंगे, हम केवल अगर चलना है हमें तो दिल्ली पर हमें कब्जा करना है। और वह इसी तैयारी के साथ आया और तैयारी इस तरह उसकी जबरदस्ती कि 2 लाख की सेना बना लिया। ठीक, तब जाके वह हमला किया। अब देखिए, इसी अवसर पर अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों के प्रति हिकमत ए अमली अर्थात कूटनीति का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया। जब इतनी बड़ी सेना लेकर के कुतलुक ख्वाजा आता है दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था, उसका नाम था अलाउल मुल्क। वह अलाउद्दीन खिलजी को सलाह देता है और कहता है कि आप कूटनीति का सहारा लीजिए, अर्थात हिकमत ए अमली का सहारा लीजिए। और इसी बात पर वह अलाउद्दीन खिलजी को सुझाव देता है कि वह मंगोलों से समझौता कर लें। ठीक, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दूसरे टाइप का आदमी था। वह कहता है कि हम मंगोलों से समझौता किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक, जब वह उससे समझौता नहीं किया तो वह भी अपनी तैयारी किया। तैयारी किया तो वह मंगोलों का सामना करने के लिए एक किली का मैदान है, वहां पर उसके सामने पहुंच जाता है युद्ध करने के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यही किली युद्ध में जफर खां ने कुतलुक ख्वाजा को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी थी। यहाँ पे आपको समझना है, ये भी प्रश्न बनता है कि मंगोलों के कौन से हमले में जफर खां ने कुतलुक ख्वाजा को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी थी। तो वह था किली का युद्ध। कौन सा युद्ध? किली का युद्ध। ठीक है, तो चुनौती कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जफर खां, वह किसको दिया था? कुतलुक ख्वाजा को। ठीक है, अब आगे देखिए। जफर खां से अलाउद्दीन ईर्ष्या रखता था। इतना होने के बावजूद भी जो अलाउद्दीन है, जो जफर खान है, उससे जलता था अर्थात ईर्ष्या रखता था। यही कारण है कि उसने किली युद्ध में जफर खान के साथ विश्वासघात किया और मंगोलों के बीच उसे अकेला छोड़ दिया। जब मंगोलों ने जफर खान को मार दिया, तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा मिल गया। अब आपको यहाँ समझिए, बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेनापति है जो मंगोलों के आक्रमण में या मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया, तो वह था जफर खान। ठीक है, वह किसका सेनापति था? वह था अलाउद्दीन खिलजी का।
किसके शासनकाल में, किसके आक्रमण में? तो कुतुलुक खां के आक्रमण के समय मारा गया था। ठीक, इसी बात को लेकर के भाई अलाउद्दीन उसे ईर्ष्या रखता था। अब ईर्ष्या रखने का मतलब यही रहा होगा कि वह अलाउद्दीन खिलजी के लगभग समकक्ष वह भी बहादुर था। ठीक, देखिए इसके पश्चात अलाउद्दीन ने कुतुलुक ख्वाजा को पराजित कर देता है। ठीक, अब देखिए जो उसके बाद विद्रोह हुआ मंगोलों का, वह हुआ था 1303 ईस्वी में। कौन किया था? तारगी। 1303 में तारगी ने मंगोल जो है वह दिल्ली पर आक्रमण किया। अब क्या किया वह, ये भी एकदम जबरदस्त तैयारी के साथ आया और सेना तैयार किया 1,20,000 की, वो भी घुड़सवार सेना। तारगी ने जो मंगोल आक्रमणकारी 1303 ईस्वी में 1,20,000 घुड़सवारों को लेकर के दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। यह मंगोलों का दिल्ली विजय करने का दूसरा प्रयास था। पहला प्रयास कौन किया? पहला प्रयास किया कुतुलुक ख्वाजा ने और दूसरा प्रयास किसने किया? तारगी ने। ठीक, कुतुलुक ख्वाजा ने 2 लाख सेना लेकर आया था और जो तारगी है 1,20,000 की सेना लेकर आया दिल्ली पर हमला करने के लिए। ठीक, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़, जिसे खिजराबाद कहा गया, उस पर विजय प्राप्त करने गया था। तब जाकर के तारगी हमला किया। अतः वह अभी तारगी से युद्ध करने को तैयार नहीं था। उसको सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी, जहां वह 2 महीने तक मंगोलों से घिरा रहा। अंत में मंगोल वापस चले गए, क्योंकि घेरा डालकर नगरों पर अधिकार करने की विधि उन्हें ज्ञात नहीं थी। इसी बात को वर्णन कहता है कि निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले गए। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें काफी यह भी बताया जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसी प्रार्थना की कि तारगी भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। हालांकि दोनों ऊपर बातें कही गई हैं, इसे इतिहासकार मानते हैं कि यह मनगढ़ंत है। आगे वर्णन कहता है कि यदि तारगी यमुना नदी के किनारे 1 महीने तक और रुक जाता तो दिल्ली उसके हाथ से निकल जाती। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के हाथ से। ठीक, अब देखिए, अब जब ये तमाम प्रकार की बातें हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वह जो बार बार हमला हो रहा था मंगोलों का, अलाउद्दीन खिलजी सोचा यह बार बार हमला ठीक नहीं है, तो जो हमले का मूल कारण है उसे समझने का प्रयास किया। इसका अस्थायी समाधान को खोजने का प्रयास किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, जैसे उसने जब उसके आंतरिक राज्य में विद्रोह हो रहे थे, उसका आंतरिक कारण खोजा और 4 प्रकार के अध्यादेश उसने लागू किए। वही जो बाहरी आक्रमणकारी है, मंगोल आक्रमणकारी, जो वो बार बार हमला कर रहे थे, उसका भी समाधान करने के लिए वह अस्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उसमें देखिए, उसमें जो पहला उसने समाधान ढूंढा, अब उसने क्या किया, पहले समाधान में पुराने किलों की मरम्मत करवाई। ठीक, उसको पाशिब, गरगज, मंगरीबी, मंजनिक, देलमास, अरदस तथा चरण जैसे युद्ध उपकरणों से सुसज्जित किया। आपको यहाँ पे आप समझना है। ठीक, जो पाशिब है, गरगज है, मंगरीबी है, मंजनिक है, देलमास है, अरदस है और चढ़, ये क्या है? यह युद्ध के उपकरण हुआ करते थे। ठीक है, इन तमाम प्रकार के हथियारों से जो पुराने किले हैं उनकी मरम्मत करा करके वहां पे रखवा दिया। और दूसरा उपाय क्या जुड़ा इसने, कि जो सीरी का किला है इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित करना शुरू किया और विकसित किया। पहली बार दिल्ली के कोनों चारों ओर
एक रक्षात्मक चारदीवारी बनाई गई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को तथा जो दिल्ली का शहर है इसे सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से एक चारदीवारी बना के खड़ी कर दी। ठीक। अब जो तीसरा उपाय इसने किया कि सीमांत प्रदेशों की रक्षा के लिए एक पृथक सेना और एक सीमा रक्षक पद बनाया। अब क्या किया, जो सीमा से सटे प्रदेश थे वहां पे एक अलग सेना उसने रख दी। हाँ, आप लोगों का काम है अब इस प्रदेश की रक्षा करना, आपको स्पेशल हम अधिकार देते हैं। अब उसके लिए एक नया पद बनाया सीमा रक्षक का, उसी के अंडर में एक सेना रख दी। कहा अब आप लोग पूरी तरीके से केवल आपका यही काम है कि जो बाहरी आक्रमण होंगे आप उसी को रोकेंगे, आपका आंतरिक हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ेगी आप हमारे काम में आ जाइएगा। जैसे अगर भारतीय सेना की बात की जाए तो जैसे पुलिस का काम होता है ये आंतरिक व्यवस्था को देखना होता है, तो हर राज्य की पुलिस, लेकिन जैसे सीआरपीएफ हुआ, आर्मी हुई, इनका काम ही केवल है कि जो बाहरी आक्रमण होने वाले हैं, संभावित है जो भी है, उस संभावित आक्रमण को रोकने के लिए उनकी जो पोस्टिंग होती है वह सीमा क्षेत्रों पर की जाती है। वही काम अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किया था। अब देखिए जो सीमा रक्षक पद बनाया उसने, उसमें अगर पहली नियुक्ति किसी की वह नियुक्ति उसने किया था गाजी मलिक अर्थात गियासुद्दीन तुगलक की। किसकी की? गाजी मलिक अर्थात गियासुद्दीन तुगलक की। ठीक। उसे 1305 ईस्वी में पंजाब का सूबेदार बनाया। गाजी मलिक प्रतिवर्ष मंगोल क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें आतंकित करता था। अब देखिए जो गियासुद्दीन तुगलक क्या करता था, एक दिमाग लगाया। अब इसने क्या किया कि हर साल हमेशा मंगोल भारत पर आक्रमण करते थे दिल्ली पर, अभी हर साल खुद मंगोलों पर हमला करना शुरू किया और उन्हें आतंकित करके रखता था। ठीक। अब देखिए जो अगला आक्रमण है वह तारगी अली बेग एवं तातार के नेतृत्व में 1305 ईस्वी में, कब 1305 ईस्वी में हुआ, तो 1305 ईस्वी में तारगी अली बेग और तारकात ने इन्होंने आक्रमण किया। हालांकि तारगी रास्ते में ही मर गया। इस अभियान का सर्वोच्च सेनाध्यक्षता हुआ था चंगेज खान का वंशज अली बेग। ठीक। यह मंगोलों का हिंदुस्तान जीतने का आखिरी प्रयास था। अली बेग एवं तातार को अमरोहा में अलाउद्दीन खिलजी के एक हिंदू अमीर मलिक नायक आखूर बफे मैसरा ने हरा दिया। उन्हें पकड़कर दिल्ली लाया गया, सीरी के दरबार में जिंदा चुनवा दिया गया। किसे? तातार खान को और अली बेग को। ठीक। अब देखिए एक और जो हमला हुआ था कबब और इकबाल मंद एवं तैयबू के नेतृत्व में, तीनों लोगों ने मिलकर के 1306 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक। अब इन देखिए इनको मलिक काफूर एवं गाजी मलिक ने अर्थात गियासुद्दीन तुगलक ने हरा दिया। इसी बात को लेकर बर्नी कहता है इसके बाद भी मंगोल हमले हुए, परंतु इसामी और अमीर खुसरो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह अंतिम मंगोल आक्रमण था। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। बर्नी कहते हैं कि अब से मंगोलों का सिंधु नदी पार करने का साहस नहीं होता था। लाहौर, दीपालपुर मंगोलों के लिए चीन की दीवार की तरह अलग बन गए थे। अब आगे देखिए क्या लिखा, आगे लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा ब्यास नदी और लाहौर से बढ़कर के सिंध नदी तक
पहुंच गई। इस क्षेत्र के सेनानायक था तुगलक शाह उर्फ गाजी मलिक ने सिंधु नदी तक सफल आक्रमण किया। इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता रहा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो अभियान है इसे देखते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो उत्तर भारत पर, देखिए यहाँ पे जो उसका अभियान है, इसके अभियान को इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसने दो तरह से हमला किया। पहला उत्तर भारत पर हमला करता है, दूसरा दक्षिण भारत पर हमला करता है। अब उत्तर और दक्षिण भारत पर जो हमला है यह दो भागों में बांटा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो सबसे पहला हमला अगर कहीं पे हुआ तो वह हुआ था गुजरात पर। कब हुआ था? 1298 ईस्वी में, ठीक। और जो दूसरा हमला किया वह किया था रणथंभौर पर। कहाँ कब किया था? 1301 ईस्वी में। अगला हमला किया चित्तौड़ पर। कब किया? 1303 ईस्वी में। चौथा हमला मालवा पर किया। कब किया? 1305 ईस्वी में। छठा हमला सिवान पर करता है। कब? 1308 ईस्वी में। चौथा हमला करता है जालौर पर। कब? 1311 ईस्वी में। ये तो उत्तर भारत से संबंधित जो आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी के वो थे। अब देखिए दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ 4 हमला किया था, 4 अभियान किया था। पहला देवगिरी पर। कब? 1307 में। दूसरा वारंगल पर 1309 में। तीसरा होयसल पर 1310 में। और चौथा हमला जो किया और पांड्य राज्य पर किया 1311 ईस्वी। अर्थात 7, 9, 10 और 11 यहाँ पे समझना है। 1307 में पहला हमला करता है, उसके बाद 1 साल आराम करता है, फिर 1309 को, 1310 को और 1311 को लगातार दक्षिण भारत पर वह हमला करता रहा, ठीक। अब देखिए अब एक एक करके हम सभी अभियानों की चर्चा करेंगे। देखिए इसमें आपको समझना अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा जाता है तो वह एक अनोखा साम्राज्यवादी शासक था। उसने उत्तर भारत के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त वाली प्रशोभोद्धरण अर्थात प्रत्यक्ष विलय की नीति का अवलंबन किया तथा दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति भी उसने वही नीति अपनाई जो समुद्रगुप्त ने अपनाई थी, अर्थात ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। अर्थात मात्र वह करद लेकर के उन्हें छोड़ देना। अब आपको समझना है कि ये दोनों नीतियां क्या होती हैं। प्रशोभधरण जो नीति है या प्रत्यक्ष विलय की नीति यह क्या थी? अर्थात इस पर हमला करके सीधा अपने कब्जे में ले लेना, ठीक। अर्थात अपने राज्य में पूरा विलय कर लेना। जो दक्षिण भारत की नीति थी समुद्रगुप्त की, वही नीति अर्थात ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। अर्थात यह समझने की बात है अलाउद्दीन खिलजी ने यह समझा कि हमारे दिल्ली राज्य से ये राज्य काफी दूर है, यहाँ पर शासन कर पाना हमारे लिए आसान नहीं है। इसीलिए क्या किया कि जिस राज्य पर चाहे देवगिरी पर हमला किया हो तो वहाँ पे समझौता कर लेता है कि आप खुद यहाँ पे शासन करिए लेकिन आप हमारे अंडर में रहेंगे और क्या करेंगे। जैसे एग्जाम्पल जो देवगिरी है वहाँ की जो एलिचपुर की वहाँ के टैक्सेस था वो कहा कि ये चीज यहाँ पे जो टैक्स है ये दिल्ली को आप भेज दिया करिए। इसी तरीके की जो नीति है अर्थात वहाँ से टैक्स लेकर के उनको शासन सत्ता सौंप देना ही ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति है, ठीक। इसी बात को लेकर के इस टेनेले कहते हैं लेनकुल सल्तनत का समुद्रगुप्त की उपाधि दी। अब देखिए दूसरे अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था
जिसने दक्षिण के हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व में स्थित रहने दिया, केवल उनसे टैक्स लिया। ठीक, शत्रु को मित्र बनाने की अलाउद्दीन की नीति उसे अकबर के निकट ले जाकर खड़ी कर देती है। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो पहला आक्रमण था, अब उसे देखना, पहला आक्रमण उसने किया था गुजरात पर कब, 1297-98 ईस्वी में। हमला किसने किया? हमला किया था ओलुग खां एवं नसरत खां जलश्री के नेतृत्व में। गुजरात का पहला अभियान हुआ था। उन्होंने मार्ग में जैसलमेर को भी जीता था। जब गुजरात जा रहा था तो मार्ग में पड़ गया जैसलमेर, तो सबसे पहले उसी को निपटा के जीत लिया। ठीक, देखिए इसी समय सोमनाथ मंदिर दूसरी बार लूटा गया था। आपको ध्यान देना है, पहली बार जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया महमूद गजनवी के समय में, और दूसरी बार अगर सोमनाथ मंदिर लूटा गया तो लूटा गया था 1297-98 ईस्वी में। किसके शासन काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। ठीक है, अब देखिए इसका उल्लेख अगर कोई किया है इस लूट का, तो किया है अमीर खुसरो ने। उसके अनुसार सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा काबा की ओर झुका दिया गया। तुम यह कह सकते हो कि मंदिर में पहले नमाज पढ़ी और फिर स्नान किया। ठीक, गुजरात आक्रमण का मुख्य कारण अच्छे घोड़ों की आपूर्ति सुरक्षित करना था। यहाँ पे कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर आक्रमण करने का अगर कोई मुख्य रीजन था, वह था गुजरात से अच्छे घोड़े को प्राप्त करना। ठीक, इस समय यहाँ का शासक था कर्णदेव द्वितीय। कहाँ का? गुजरात का शासक था कर्णदेव द्वितीय। उसकी पत्नी का नाम था कमला देवी और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी। ठीक, कमला देवी एवं मलिक काफूर दिल्ली लाए गए। जो मलिक काफूर है वो भी कर्णदेव के शासनकाल में था। ठीक, कमला देवी को और मलिक काफूर को दिल्ली लाया गया। अब देखिए मलिक काफूर का नाम बदल करके मलिक इजुजुद्दीन काफूर सुल्तानी रख दिया गया। उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता, अर्थात 1000 दिनार में उसे खरीदा गया था। ठीक है, क्योंकि नसरत खान ने उसे गुजरात में 1000 स्वर्ण दिनार में मूल्य दे करके खरीदा था। आगे देखिए, इसी मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान हुआ। अब आपको समझ रहा है, मलिक काफूर के ही नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहला हमला किया था। अब देखिए, कमला देवी को मल्लिका ए जहां की उपाधि से विभूषित किया। कमला देवी पहले कर्णदेव की थी, जब अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है तो अलाउद्दीन खिलजी की हो गई उनकी प्रिय रानी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी को जो दिल्ली लाया तो उसे एक उपाधि थी मल्लिका ए जहां। अब देखिए, देवल देवी को, जो उसकी पुत्री थी देवल देवी को, अपने पिता जो थी अपने पिता के साथ देवगिरी भाग गई। भाई जब अलाउद्दीन हमला करता है, जब देखा कर्णदेव को हम हार जाएंगे, अपनी पुत्री को लेकर के भाग गया देवगिरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुल्तान का साला था अलब खां। गुजरात का उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, अर्थात पूरी तरीके से गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी का विजय प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, जो दूसरा हमला था वह था रणथंभौर का। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। कब हुआ? 1301 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन के जो हमला हुआ यह ओलुग खां और नसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर का अभियान हुआ। परंतु इसी समय नसरत खां की मृत्यु हो जाती है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व खुद ही संभाल लिया
और अमीर खुसरो के साथ रणथंभौर गाया। अब आपको यहाँ समझना है कि अमीर खुसरो पहली बार किस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया, तो वह था रणथंभौर के अभियान में 1301 ईस्वी में। ठीक है, देखिए रणथंभौर का शासक जो था वह था पृथ्वीराज चौहान। उनका जो वंशज था वह था हमीर देव, अर्थात हमीर जो देव है यह पृथ्वीराज चौहान के वंशज से संबंधित था। वही रणथंभौर का शासक हुआ करता था। इसी पर हमला ये लोग करते हैं। अब जिसने मंगोल नेता मोहम्मद शाह और केहब को अपने यहाँ आश्रय दिया था। ये जो हमीर देव है, ये जो मंगोल नेता है मोहम्मद शाह और केहब, इनको बुला करके अपने दरबार में आश्रय दिया था। ठीक, अब देखिए हमीर देव भी मारे गए और केहब भी इस हमले में मारे गए। जब मारे गए, इनकी पत्नी थी रंगा देवी और इनकी पुत्री थी पद्मला। ये दोनों लोग जौहर कर लेती हैं। ठीक, अब देखिए इस जो घटना है, अगर इसका उल्लेख कोई किया है तो ये करते हैं अमीर खुसरो। किस पुस्तक में करते हैं? तारीख ए अलाई में। ठीक है, यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि तारीख ए अलाई नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने लिखी थी। ठीक है, अब देखिए जिसे फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य माना जाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान का पहला साका इसी समय संपन्न हुआ। देखिए जो साका होती है, यह जो प्रथा है, यह जौहर करने के बाद वहां पे जो लोग बचते हैं, जो वही यह प्रथा को अपनाते हैं। अब इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। रणथंभौर विजय पर अमीर खुसरो ने कहा, आज कुरुफ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। ठीक, अब देखिए अगला हमला जो है वह है चित्तौड़ की 1300। कब हुआ था? 1300। चित्तौड़ पर हमला 1303 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए इसमें है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया। शासक थे रतन सिंह गुहलौत, जो राजपूत वंश के थे। ठीक, उनकी पत्नी का नाम था पद्मिनी, जो कि 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की मुख्य नायिका थी। ठीक है, अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण यह है कि 1459 ईस्वी में दामोदर कवि ने पद्मावती लिखी और पद्मिनी के जौहर का उल्लेख किया। रतन सिंह अपने सेनापति बादल और गौरा के साथ मारे जाते हैं। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। इस जौहर का उल्लेख अगर कोई किया तो अमीर खुसरो ने नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो ने इस जौहर का कोई उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, इधर देखिए, क्योंकि इस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। जो अलाउद्दीन खिलजी गए थे वहां पे, तो उन्होंने अमीर खुसरो ने इस जौहर का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि खुसरो यह बताते हैं यहाँ पर अलाउद्दीन ने एक ही दिन में 20,000 राजपूतों का वध करवा दिया। यही चित्तौड़ का पहला और राजस्थान का दूसरा शाखा संपन्न हुआ। ठीक, अब देखिए 1623 ईस्वी में जाटमल ने गोरा बादल की कथा का लेखन किया। चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिया खिजराबाद। बहुत बार प्रश्न बना है कि चित्तौड़ का नाम, चित्तौड़ का दूसरा नाम क्या है? खिजराबाद। खिजराबाद नाम चित्तौड़ का किसने रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। अब देखिए यहाँ पे जो अभी हमने बात की थी शाखा
प्रथा की। अब शाका प्रथा क्या है? शाका प्रथा है, शाका प्रथा समझते हैं कि जिस दिन महिलाएं जौहर करती थी उसके अगले दिन राजपूत जो लोग होते थे शाका प्रथा संपन्न करते थे। अब इसमें जो परंपरा थी जिसमें प्राणों की आहुति देने के उद्देश्य से केसरिया पगड़ी पहन करके रण क्षेत्र में उतरते थे। ठीक, केसरिया पगड़ी पहन लिए। अब यह कसम खाए कि जब तक हमारे शरीर में जान है, सांस है, तब तक आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। ठीक, यही उसमें किया जाता है, शाका प्रथा यही है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना है कि 7 या 8 वर्षीय खिज़्र खां को अलाउद्दीन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक, आगे देखिए, खिज़्र खां को अलाउद्दीन का शासक नियुक्त किया गया। जो खिज़्र खां है उसे चित्तौड़ का शासक, जब चित्तौड़ को जीत लेते हैं लोग, तो वहाँ पे एक लड़का होता था 7 या 8 साल का, अलाउद्दीन खिलजी का, उसे वहाँ पे अपना उत्तराधिकारी, जो खिज़्र खां था वहाँ पे उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ठीक है, और उसे वहाँ पे अपना शासक नियुक्त कर देता है। उसके सहायक के रूप में सुल्तान ने अपने एक दास मलिक शाहीन को रखता है। इसी मलिक शाहीन को अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि यह हमारा पुत्र है। मई 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की प्रशस्ति लिखी गई। अब देखिए आगे, अगला जो हमला है मालवा का हमला 1305 ईस्वी में। ठीक, 1305 ईस्वी में प्रशासक एवं साहित्यकार थे एनुल मुल्क मुल्तानी। इन्होंने मालवा को जीत लिया। यहाँ के जो शासक थे महालक देव, मालवा के शासक का क्या नाम था? महालक देव, जिसे हरा करके एनुल मुल्क मुल्तानी ने जीता था। और यहाँ का जो सेनापति था उनका नाम था हरनंद कोका। ठीक, इन दोनों को हरा करके एनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा की विजय 1305 ईस्वी में कर ली। अगला अभियान क्या है? सिवान का हमला 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासक शीतल देव को हरा दिया। सिवाड़ा मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था। विजय के उपरांत दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया गया। तो कमालुद्दीन कुर्गल को सिवाना का सूबेदार बना दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिवाड़ा दुर्ग जोधपुर के राठौर शासकों की शरण स्थली हुआ करती थी। अब देखिए अगला, जालौर का अभियान। जालौर का अभियान जब किया 1311 ईस्वी में, तो वहाँ के शासक थे कन्हार देव। इन्हें नीचा दिखाने के अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी गुलो विहिस्त के नेतृत्व में सेना जालौर भेज दी। ठीक है, 1311 में कमालुद्दीन कुर्ग ने कन्हार देव को पराजित कर जालौर जीत लिया। अलाउद्दीन ने जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया। अब यहाँ पे एक चीज तो आपको ध्यान देना है, अभी तक तो प्रश्न नहीं बना लेकिन हो सकता बन जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस अपनी एक नौकरानी को सेनापति बना करके हमला करने के लिए भेजा था, तो उसका नाम था नौकरानी गुलो बिहित। नौकरानी कौन थी? गुलो बिहित। उसको सेनापति बना करके भेजा था जालौर पर हमला करने के लिए। जालौर के शासक कौन थे? कान्हा देव। इन्हें वो हरा दिया जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, अब दक्षिणी अभियान की बात कर लेते हैं। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान की। तो इसमें आपको देखना है
ये जो दक्षिण अभियान है, इसमें अभियानकर्ता आपको समझना है। तो देखिए, दक्षिण अभियान जिसे नायक कहा गया या उप सुल्तान कहा गया, वह था मलिक काफूर। आपको यही समझना है, दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वह किया था मलिक काफूर ने। किसने किया? मलिक काफूर ने। ठीक, आगे देखिए, ख्वाजा हाजी उसका सहायक नियुक्त हुआ। आपको समझना, बार बार प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान का नेतृत्व किसने किया? मलिक काफूर ने। लेकिन ये प्रश्न अभी यहाँ पे भी बन सकता है कि मलिक काफूर का सहायक किसे नियुक्त किया गया था? उसका नाम था ख्वाजा हाजी। ठीक, अब देखिए, अभियान के जो किए थे, एक क्रम जिसका है, पहला हमला हुआ देवगिरी पर, दूसरा हमला हुआ तेलंगाना पर, तीसरा हमला हुआ होयसर पर, चौथा पाटराज पर। अब इसमें जो विशेष बातें हैं उसे हम समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अमीर खुसरो काफूर के साथ दक्षिण भारत गए थे। यही आपको समझना है, जो अमीर खुसरो हैं वह मलिक काफूर के साथ दक्षिण भारत पर हमले में उसके साथ गए थे। तो दक्षिण के बाजारों का वर्णन अगर किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया। ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो ने दक्षिण भारत के बाजारों का उल्लेख किया है। यहाँ देखिए, दक्षिण भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, वही दक्षिण एवं विंध्याचल पर्वत पार करने वाला पहला सुल्तान कौन था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत खिलजी साम्राज्य का अगला चरण था। ठीक, दक्कन आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न क्षेत्र था। यहाँ की संपत्ति किसी भी साहसी योद्धा के लिए प्रलोभन की वस्तु थी। वस्तुतः अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य अगर कुछ था, वह था धर्म की प्राप्ति करना। यही आपको समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत का अभियान का जो उद्देश्य है, वह क्या था? धन को प्राप्त करना। तो इस समय दक्षिण की राजनीतिक स्थिति देखें तो कह सकते हैं कि दक्षिण के राज्य आपस में ही संघर्षरत थे, तथा एक राज्य की यही एक दूसरे राज्य की कमजोरी थी, दूसरे राज्य के लिए शक्ति का साधन थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी में शुरू होता है। ठीक, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में जूना एवं छज्जू के नेतृत्व में बंगाल एवं उड़ीसा के मार्ग से होते हुए तेलंगाना पर। ठीक है, तेलंगाना का शासक था काकतीय वंश का प्रताप रुद्र देव। ठीक, 1303 ईस्वी में उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया। आपको ध्यान देना है, तेलंगाना का जो शासक था काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव, वह 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना को हरा देता है। अब आगे देखिए, यहाँ तो शुरुआत की विशेष बातें थी। अब शुरू करता है अपना असली अभियान। पहला अभियान कहाँ था? देवगिरी पर। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान है वह था देवगिरी पर। इसी बात को लेकर के फरिश्ता कहता है कि राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी और उनकी पुत्री देवर देव को देखने के लिए उत्सुक थी। ठीक, जो गुजरात आक्रमण के समय जो कर्णदेव राजा थे, अपनी पुत्री को लेकर के कम देवल देवी को भाग गए थे देवगिरी। ठीक, और उसकी जो पत्नी थी कमला देवी, उसको लेकर के अलाउद्दीन दिल्ली चला गया था। अब कमला देवी बार बार उससे कहा करती थी कि हमें जो हमारी पुत्री है देवल देवी, उसे हमें देखना है।
तो ये बात फरिश्ता कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य तो धर्म था, ठीक है। अब जो इतिहासकार अपने अपने हिसाब से तर्क देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1307 ईस्वी मलिक काफूर ने यहाँ के शासक रामचंद्र देव को हरा दिया। अलप खां ने देवर देवी को एलोरा के निकट पकड़ लिया। देवर देवी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां से कर दिया गया, ठीक। अमीर खुसरो इस बात को लेकर कहते हैं, उनकी जो पुस्तक है आशिकी में, इन्हीं इन्हीं ही प्रेम प्रसंगों का उल्लेख करते हैं। पर देवर देवी और खिज्र खां के जो प्रेम संबंध है उसका उल्लेख अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक आशिकी में किया है। आगे देखिए, रामदेव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय राणा की उपाधि दी। ये बहुत बड़ा प्रश्न बना है। राय राणी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दी थी? तो रामदेव को दी थी, रामचंद्र देव को। अर्थात यहाँ पे एक प्रश्न और तो घुमा के बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो राय राणा की उपाधि प्रदान की थी। अब आगे देखिए, तो हरी छतरी के इस्तेमाल का अधिकार दे दिया। यहाँ पे समझना है कि जो देवगिरी है वहाँ पर जो शासक होते थे वो हरी छतरी का इस्तेमाल करते थे। उसी हरी छतरी का इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को प्रदान किया, ठीक। उसने उसके राज्य में नवसारी जिला को छोड़कर उसे वापस दे दिया, ठीक। केवल जो नवसारी जिला है उसी पर कब्जा किया, बाकी जो सारे जिले थे रामचंद्र देव को वापस कर दिए गए। अब देखिए, रामचंद्र देव की पुत्री थी झल्लपाली, ठीक है, रामचंद्र देव की पुत्री थी झल्लपाली। उसी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। आगे चल के रामचंद्र देव ने परशुराम दलावे या पारस देव को दक्षिण सीमांत का मुख्य सेनापति बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अपने बाजारों को मलिक काफूर के लिए खुलवा दिया। अब देखिए, जो दूसरा हमला है वह हुआ था तेलंगाना पर। कब हुआ था? 1309 ईस्वी, ठीक है। दूसरा हमला किया तेलंगाना पर 1309 ईस्वी में, ठीक है। तेलंगाना पर आक्रमण हुआ 1309 में, जिसकी राजधानी थी वारंगल। यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। इसी वंश की शासकिया थी गणपति शासक थे, उनकी पुत्री थी रुद्रदम्मा देवी, ठीक। जिसका उल्लेख अगर कोई किया है, इटली से एक यात्री आया था मार्को पोलो। मार्को पोलो ने जो इटली का यात्री था उसने रुद्रदम्मा देवी का उल्लेख किया है, ठीक। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के का समकालीन काकतीय शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। उसे लुद्दर या लहर देव भी कहा जाता था। इस अभियान में तेलंगाना के सरवर दुर्ग में रावत महिलाओं ने जौहर किया था। अगर जिसका उल्लेख किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। मलिक काफूर ने भैरागढ़ या वसीरागढ़ या गोलकुंडा के मार्ग में तेलंगाना पर आक्रमण किया। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की एक मूर्ति बनवा करके उसके पास भिजवा दी और उसमें कोहिनूर हीरे की जो मोती है उसमें डलवा करके अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजवा दिया, ठीक है। अब देखिए, कोहिनूर हीरे का जो पहला साक्ष्य मिलता है तो इसी समय प्राप्त होता है, जो कि गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ, ठीक। अब देखिए, खफी खां जो इतिहासकार कहते हैं कि यह हीरा काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था, जिसने उसे मुबारक खिलजी को दे दिया। अमीर खुसरो कहता है कि कोस के बोझ से कराहते हुए हजारों ऊंटों पर
लूट का बहुत सा माल लेकर के काफूर दिल्ली लौटा। वहां से जो लूटा गया धन था उसका उल्लेख अमीर खुसरो करता है कि जो लगभग 1000 ऊंट थे, उन सभी ऊंटों पर इतना धन लादा गया था कि जो ऊंट थे कराहते हुए चल रहे थे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो अगला हमला है, अगला अभियान दक्षिण भारत का हुआ था कहाँ पे? होयसल पर। तो देखिए, आज का जो मैसूर क्षेत्र है उसका मध्य भाग उसे होयसल के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र, ठीक, जिसे आज हलेबीड के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन होयसल शासक था बीर बल्लाल तृतीय। क्या नाम था? बीर बल्लाल तृतीय। ठीक, 1310 ईस्वी में काफूर ने होयसल पर हमला किया। शासक बीर बल्लाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बात को लेकर के इसामी कहते हैं, जो इतिहासकार हैं, कि बीर बल्लाल को दिल्ली भेज दिया गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उसे खिलाअत अर्थात रत्न जड़ित वस्त्र प्रदान किया। ठीक, बीर बल्लाल ने ही अलाउद्दीन खिलजी को मअबर प्रदेश के मार्ग की जानकारी दी थी। ठीक, अब देखिए, इसका जो हमला हुआ अगला हुआ था पांड राज्य पर। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखिए, पांड देश को मुस्लिम लेखकों ने मअबर के नाम से जाना है या कहा है। पांड राज्य ने ही अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता में नहीं आने दिया। ठीक है, अब आपको समझना है, जो पांड राज्य है उसने अलाउद्दीन का अधीनता स्वीकार नहीं की और मलिक काफूर के आक्रमण के पश्चात भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। ठीक, आगे देखिए, पांड देश का शासक था मार बर्मन कुल शेखर, जो 1264 से लेकर के 1311 ईस्वी में शासन किया था। ठीक है, उसकी मृत्यु भी हाल ही में हुई थी। उसके 2 पुत्र थे, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। ठीक है, इन दोनों ने अपने राज्य के बहुत अच्छे तरीके से संभाला। अब देखिए, ये जो सुंदर पांड्य थे और वीर पांड्य थे, इन दोनों के बीच सिंहासन को लेकर के झगड़ा हो गया। सुंदर पांड्य ने क्या किया? सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर से सहायता मांगी। 1311 ईस्वी में काफूर ने हमला कर दिया, लेकिन जो वीर पांड्य क्या किया? वहां से भाग जाता है। ठीक, काफूर ने वीरधूल अर्थात जो पांडव की राजधानी थी एवं लिंग महादेव सोने के मंदिर को लूट लिया। धन की दृष्टि से काफूर का सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। आपको समझना है कि धन की दृष्टि से काफूर का दक्षिण भारत का जो सबसे सफल आक्रमण हुआ वह था पांड्य राज्य पर आक्रमण। ठीक, इसी बात को लेकर के आर्य शर्मा महोदय ने कहा कि काफूर की इस लूट से महमूद गजनवी की आंखें भी कब्र में चमक उठी होंगी। ठीक, आगे देखिए, अमीर खुसरो कहते हैं कि काफूर ने रामेश्वरम के हिंदू मंदिर को नष्ट करके वहां एक मस्जिद खड़ी की। इसी बात में फरिश्ता कहते हैं, मलिक काफूर ने सेतुबंध रामेश्वर में मस्जिद निर्माण किया और हिंदू रायों में इतनी सहिष्णुता थी कि उसे नहीं तोड़ पाए। आगे फरिश्ता कहते हैं कि अलाउद्दीन को प्राप्त हुई संपत्ति महमूद गजनवी की प्राप्ति से कहीं अधिक थी। ठीक, अब आगे समझते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि दक्षिण में मलिक काफूर ने देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। समझना है कि दक्षिण भारत में
मलिक काफूर ने देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ईसामी कहते हैं कि देवगिरी के निवासियों ने काफूर की संरक्षण में स्वतंत्रता का अनुभव किया। शासक का किसी प्रदेश पर न्याय ऐसा होता है जैसे बगीचे पर मानसून वर्षा। यह बात किसने कहा? यह बात कही ईसामी ने। अब देखिए, वही फरिश्ता कहते हैं कि जब काफूर ने दक्षिण में प्रवेश किया तो उसे जनता को अपने कृपाल सुरक्षा ले लिया और एक चींटी की भी हानि नहीं होने दी। अब इसे एक इतिहासकार है वह कहते हैं कि दक्षिण में काफूर की शानदार सफलताओं ने महमूद गजनवी की हिंदुस्तान की विजय को ढक दिया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आक्रमण है देवगिरी, एक बार दूसरा अभियान करता है देवगिरी का, तो वह था 1312 से 1313 ईस्वी में। ठीक, 1312 से 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर उसका दूसरा अभियान होता है, क्योंकि सिंघन देव ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। मलिक काफूर ने उसे जाकर के वहां मार दिया और छिताई के पति जो थे हरपाल को वहां का शासक बना दिया। अब देखिए, अब इसके बाद यहीं पे क्लास समाप्त होती है। ठीक, अब आगे हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन, जो अगली क्लास होगी उसमें चर्चा की जाएगी अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार हैं। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करते हैं। तो मिलते हैं, धन्यवाद।